तो इस सत्य को पहुंचने के लिए कुछ ऊंचाई पर जाना होता है। पर गृहस्थ मतलब एक बहुत ही मानव केंद्रित, परिवार केंद्रित जीवन होता है जो बहुत सुखमय होता है और छोटे को बड़ा अच्छा लगता है। दिल्ली में अपने ही घर में वो रहते हैं, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, भाई हैं और लोग हैं, मित्र हैं, अखबार में काम करते हैं, कुछ लिखते भी हैं। और जब पिता की मृत्यु के बाद शायद दोबारा वो अखबार में कुछ एक सूचना छपवाते हैं कि अब पिता नहीं रहे, अब लौट आओ, तो उनके भाई का एक उत्तर आ जाता है 10 वर्ष बाद, पिता की मृत्यु के 10 वर्ष बाद, कि हाँ अपना पता वो बता देते हैं और कहते हैं कि आ जाइए मुझसे मिलने। तो परिवार छोटे से कहता है कि आप जाके उनसे बात कीजिए। पर देखिए यहां भी ये बात नहीं है कि आप जाके उन्हें वापस बुला लीजिए, ये नहीं है बात। रमण महर्षि जब घर छोड़ के चले गए थे तो अनेक वर्ष उनकी मां की कोशिश थी कि उनको वापस बुला लिया जाए। यहां वो नहीं है। क्यों है इसके बारे में थोड़ा सोच के बताऊंगा। पर छोटे एक बस में एक किसी पहाड़ी कस्बे में जाते हैं जहां से पत्र आया था भाई का, खोए हुए भाई का। तो पहला जो सीन है वो तो इतना चित्रमय है कि स्क्रीन बिल्कुल गीला नजर आएगा अगर आप इसकी फिल्म बनाएंगे तो। बारिश हो रही है और किसी तरह से ये अनिच्छा से यात्रा करते हुए छोटे, जिनके पास 3 सामान हैं, एक होल्ड ऑल है, एक ट्रंक है और एक ब्रीफकेस है, इन तीनों को उनके साथ बाहर फेंक दिया जाता है और वो अकेले खड़े हैं। और उन्हें लगता है कि क्यों नहीं मैं बस को फिर से रुकवा लूं, क्योंकि मुझे वापस ले जाओ। पर ऐसा यार, ये यहां पे किसी चीज को एकदम से ऐसे नहीं मान लिया है कि वो सही है, वो हमारा कर्तव्य है, हमें मिलना ही है, भाई का पत्र आ गया, ऐसा नहीं है। हर कदम पे सोचना, हर कदम पे सवाल पूछना, इसकी इजाजत है, इसका उदाहरण है कहानी में। और ये 3 चीजें भी बड़ी सुंदर हैं। निर्मल जो वस्तुओं की बात करते हैं तो जैसे वैन गॉग वस्तुओं के चित्र बनाते हैं, जूतों के, कुर्सी के, एक यहाँ खाली कुर्सी है उसमें मैंने अपना सामान रख दिया है, ये ऐसा नहीं, खाली रहनी चाहिए थी। इस प्रकार की चीजें निर्मल में बहुत आती हैं। निर्मल की कहानियों वस्तुओं के बारे में एक पूरा उनका एक जीवन होता है और उनका स्थान होता है। होल्ड ऑल क्या है? बहुत वर्ष हुए मैं अपनी मां की अस्थियां लेकर प्रयाग पहले गया और एक मित्र के साथ, अरविंद मेहरोत्रा के साथ वाराणसी भी गया। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मेरी माँ जो वहाँ वाराणसी में कुछ पढ़ने गई थी एक समय, कि उनकी अस्थि वहाँ भी विसर्जित हो। तो हम लोग ये काम करने के बाद घूम रहे थे, तो वाराणसी का जो आर्किटेक्चर है वो तो स्वर्ग का है और जो सैनिटेशन है वो नरक का है बिल्कुल। पर दोनों चीजें साथ साथ होती हैं वाराणसी में। एक मित्र हैं वो तो कहते थे बनारस का मतलब बना रस तैयार है। तो हम घूम रहे थे, एक दीवार में एक गुफा जैसी थी जिसमें एक बल्ब था और उसमें एक व्यक्ति, कोई मुंशी जैसा लगता था, वो कुछ लिख रहा है। ये हमने देखा, अरविंद ने और मैंने, हम दोनों रुक गए, क्या लिख रहा है, कौन सी चीज? लाल पोथी। वो मुझे लगता है कि मुंशी था, कोई हिसाब कर रहा था। अवश्य वो हिसाब कर्मों का कर रहा था, जिसकी भी मृत्यु होती थी, कितना किया कितना नहीं किया, क्या बाकी है, ये उसने हमारी तरफ देखा भी नहीं। तब मेरे मन में एक और प्रश्न था। रमण महर्षि का तो मैं दास था तब भी, और मुझे ये जो हमारे कैलेंडर की तस्वीरें होती हैं देवी देवताओं की, वो बहुत पसंद हैं। हर जगह जो देव होता है, देवी होता है, उसका वाहन दिखाया जाता है। जैसे शिव का नंदी और कमल किसी का, तो चूहा किसी का, तो मोर किसी का। तो मेरे मन में हमेशा ये प्रश्न था कि सद्गुरु रमण महर्षि कोई देव से कम तो नहीं है, उनका वाहन क्या हो? तो फिर हमने देखा इस मुंशी जहां लिख रहा था, दीवार, सामने की दीवार जो थी, वहां एक खूंटे से एक बड़ा होल्ड ऑल लटका हुआ था।
तो मुझे एकदम लगा, मैंने कहा अरविंद देखो, अब मुझे समझ आ गया। उन्होंने कहा क्या समझ आ गया? मैं कहा कि रमन महर्षि का वाहन होल्डॉल है, होल्डॉल के ऊपर बैठ के वो तिरुवन्नामलई के आकाश में घूम रहे हैं। तो उन्हें लगा कि शायद माँ की मृत्यु के शोक में मैं सचमुच में कुछ पागल सा हो गया हूं। तो मुझे कुछ समझाना पड़ा कि नहीं नहीं नहीं, सुनो, होल्डॉल ये जो अंग्रेजी का शब्द है, और जो होल्डॉल जो वस्तु है ढीली ढाली, बिल्कुल उसका कोई शेप नहीं होता है, लेकिन है या हर जगह है, एक ऊंचाई है जहां तक पहुंचना। और बस का पूरा जो अनुभव होता है, बस की जो खुराटें होती हैं, और बस चालक के सामने देवी की तस्वीर होती है, और जो बस होती है मुझे लगता है उसी प्रकार का शेर होता है जो देवी का वाहन होता है, इस तरह से पहुंचती है बड़ी मुश्किल से, और बारिश में, और चारों को फेंक दिया, होल्डॉल, ट्रंक, ब्रीफकेस और छोटे, चारों चीजों को फेंक दिया गया बाहर। तो होल्डॉल यानी इस खोज में, इस सत्य की खोज में कि जीवन सार्थक क्यों है, अगर मृत्यु होती है तो एकदम क्यों ना मर जाएं, अगर पुनर्जन्म भी होता है तो क्या हो जाता है, फिर से मरते मरते तो रहना ही पड़ता है, क्यों ना अभी चले जाएं। ये सवाल जो आजकल मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के हृदय में है, वो कबूल करें या ना करें वो दूसरी बात है, इसके उत्तर की खोज में छोटे गए हैं। पिता की तो मृत्यु हो गई है, उनकी बात सुनी ही नहीं किसी ने, बीच बहस में कुछ बात चली थी, पर बीच बहस में वो बात रह गई। तो होल्डॉल तो एक सहारा है परंपरा का, और ट्रंक जो है वो आधुनिकता का, उसमें किताबें, कपड़े, अच्छे कपड़े, जूते, सब एक साथ, तस्वीरें, और न जाने क्या क्या चीजें, खाना, सब कुछ डाल के बंद करके टीम के ट्रंक में हम ले जाते हैं। ये बिल्कुल ये आधुनिक उपलब्धि है भारत की, ट्रंक, और उसमें जो भर के लिए, और होल्डॉल पुराना आरामदेह, उसको खोल के सो जाओ, कालातीत हो जाओ, और ट्रंक को खोल के लालची बन जाओ, खरीदते रहो, भरते रहो, ले जाते रहो, ये भी साथ। पर ये जो ब्रीफ केस क्या है इस कहानी में, ये जो ब्रीफ केस है उसमें तो दस्तावेज हैं, वो सब कागज हैं कानूनी, जिसमें कि सबके जब तक हस्ताक्षर नहीं हो तो ये मकान कैसे बिकेगा। अच्छा, बात की बात शुरू में कर दूं, तो जब ये मिलते हैं सहजी बाबा अपने भाई से, वो बताते हैं ये सब कि अब ये पिता की मृत्यु हो गई है और ये सब करना है। तो सहजी बाबा कहते हैं व्यक्ति जब मर जाता है तो उसका जो है वो क्या हमारा हो जाता है? बड़ी गहरी बात है। और इतनी जल्दी क्या, बाबू ने तो अपनी सारी पेंशन लगा दी थी, और माँ कहाँ रहती है? माँ कहाँ रहती हैं? वो नीचे रहती हैं अकेले। अकेले क्यों? इस तरह की एक सन्यासिन है जो गृहस्थी से संबंधित ऐसे बारीक सवाल पूछ सकते हैं, वैसे हैं सहजी बाबा। पर लौटते हैं तो उस ब्रीफ केस में वो सब कागज हैं, पर उसमें हमारी अपनी फोटो है, हमारी अपनी पहचान है, हमारे हम जिस प्रकार के व्यक्ति हैं वो हम हैं। परंपरा और आधुनिकता दोनों से हटकर ये तीनों चीजें मिलकर आज का भारतवासी बनता है। तो ये तीनों चीजों को लेके मैं भी कुछ हूं कहने के लिए वो तैयार है। मैंने यहाँ पढ़ाई की है, वहां पढ़ाई की है, और ये इसमें मेरे पास ये फोटो है, ये आइडेंटिटी कार्ड है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का या कहीं का भी, ये देख सकते हैं आप। और मेरे सामान भी है। तो लौटना चाह रहे हैं वो फिर से, क्योंकि इस तलाश में, इस सत्य की तलाश में हम जब निकलते हैं तो कितनी बार हमें लगता है कि अरे इसको छोड़ो, वापस चलते हैं, बैठते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, मित्रों के साथ गप्पे लगाते हैं, या कुछ सही काम या कुछ गलत काम करते हैं, कुछ भी करें, पर ये सत्य की खोज तो बहुत मुश्किल है। ये तो ऊंचाई है, मैं हाँफ रहा हूं, बारिश हो रही है, कैसे हो सकता है? इस तरह के बहाने हमारे दिल में हम बनाते रहते हैं। पर ठीक उसी समय उनको बारिश में ज्यादा तो नहीं दिख रहा है, पर एक छाता आता हुआ दिखाई देता है, एक प्रकार का कौवा होता है छाता, बहुत वो भी अपने आप में सामने आता हुआ दिखाई देता है। और वो फिर एक व्यक्ति हैं, वो छाता उन छोटे के ऊपर भी रख देते हैं, तो आधा वो बच जाते हैं, आधा वो व्यक्ति मास्टर जी हैं। ये मास्टर जी कौन है? ये मास्टर जी मुझे लगता है वो हैं निर्मल,
जो आधुनिक भारत में परंपरा को खो तो नहीं बैठे हैं, पर आधुनिकता में विशेष कामयाबी उन्होंने नहीं बनाई है तुम्हारे जैसे कि तुम दिल्ली में हो, लेखक हो। ऐसी बात नहीं। वो छोटे छोटे गांवों में, शहरों में ऐसे लोग हैं। उनमें और हम में अंतर ये है, हम लोग जो शहर में रहते हैं और हमने कुछ मामूली या मामूली से ज़्यादा कामयाबी हासिल की है, पर वो लोग ऐसे नहीं, उन्हें कोई ऐसी बड़ी नौकरी नहीं मिली है बड़े स्कूल में, छोटे से स्कूल में, पर उनके पास एक है, एक लगाव है परंपरा के प्रति, और महात्माओं को और साधुओं को वो अच्छी तरह से समझते हैं। एक किसी ने मुझसे पूछा था, नहीं, मैंने एक इंटरव्यू किया था बहुत साल पहले राजा राव जी का, तो मैंने उनसे कहा कि राजा साहब, ये बहुत दुख की बात नहीं है कि हमारे देश से अब इतने बिल्कुल झूठे नकली गुरु विदेश में जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा अंग्रेजी में, मैं अनुवाद कर रहा हूँ हिंदी में, अंग्रेजी में उन्होंने कहा, रामू, इट्स easier to detect a fake guru than a fake doctor. फेक गुरु की भाषा से, के चिंतन से तो हम परिचित हैं, और थोड़ा हमारे देश के लोग बड़े बुद्धि वाले होते हैं। थोड़ा समय उनको पता चल जाता है कि खोखला है और कुछ फायदा नहीं, दूसरी जगह चले जाते हैं। पर डॉक्टर का नुस्खा होता है, वो समझ ही नहीं आता क्या है, उसके पीछे क्या विद्या है, क्या विज्ञान है। तो राजा राव की बात सही थी। पर ये मास्टर जी हैं, ये वो व्यक्ति हैं जो इस प्रकार से वो जान सकते हैं करीब से। और फिर बाद में जब बाबा की बात है, वो बाबा को जानते हैं। कभी कभी छोटे को लगता है कि ये सब कुछ जानते हैं, और फिर वो विचार उठता है पीछे बात, क्यों नहीं मैं सब कुछ, सारे दस्तावेज मास्टर जी के हाथ पहुंचा दूं, फिर वापस चले जाऊं। किसी न किसी तरह भाग्य उन्हें खींचता रहता है, और ऊपर खींचता रहता है, मास्टर जी के घर तक पहुंचा देता है। और ये मास्टर जी बहुत ही अजीब हैं। उनके कमरे में क्या है, बहुत सारे उपन्यास हैं, सबके सब अंग्रेजी के, और किसी भी का नाम ऐसा नहीं है जो हम पहचान सकें। कहाँ से वो पढ़ते हैं, वो क्यों करते हैं, क्यों ना करें, वो भी अंग्रेजी जानना चाहते हैं। और पर वो बड़ी बात यह है कि वो बाबा से मिल चुके हैं, और बाबा के बारे में वो कहते हैं कि देखिए, आप यहाँ किस लिए आए हैं ये तो मुझे ठीक से मालूम नहीं, पर ये जो बाबा हैं, पहले तो मैं उनके लिए पानी ले जाया करता था, लकड़ी काट के ले जाया करता था, और मैंने ये भी कहा कि आपके लिए मैं थोड़ा खाना भी बना के ले जाऊं, तो उन्होंने इनकार कर दिया। अब ये भी कैसा बाबा है जो औरों का इस्तेमाल न करना जाने, वो ईश्वर को क्या जानेगा। अच्छा, ये धारणा एक है हमारे देश में कि जब तक आपके इर्द गिर्द दास न हो जिनसे आप काम न, तब तक आप कोई महात्मा नहीं बन सकते। तो ये पहले ही डिस्क्वालीफाई हो गए उनके लिए। तो लेकिन छोटे जो हैं वो सुन रहे हैं ये सब। तो ये मास्टर जी रात तो और होटल कहाँ है पूछते हैं, तो हंसते हैं, होटल क्या, अपने घर ले चलते हैं। और वो बड़ा सुंदर है, वो मैं पढ़ने का वक्त नहीं है, आप पढ़िए। उसका जो पूरा जो माहौल है, उसका पूरा जो पानी है वो आप पीजिए, रस उसका आप रसपान कीजिए, मैं बहुत समय लग जाएगा। पर वो छोटे से कमरे में ये जो बातचीत चल रही है, लालटेन है, और किसी तरह से ये छोटे वो सो जाते हैं, बिल्कुल बात नहीं करना चाहते, और वो मास्टर जी तो बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, पर छोटे सो जाते हैं। और दूसरे दिन वो उतर के चाय ढाबा एक है, वहाँ पहुँचते हैं, और एक चाय, क्योंकि वो मास्टर जी को और तकलीफ नहीं देना चाहते हैं दूसरे रोज। तो एक अघोरी बाबा, कुछ निचाई पे, देखिए